नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट जिसको हम क्यूआरएमपी स्कीम बोलते हैं। हम बिल्कुल इसका एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, जितने भी इसके टेक्निकल पॉइंट है उसे भी डिस्कस करेंगे, इसका पेमेंट रूल, रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ बेसिक से। दोस्तों, इसके लिए रूल 61 ए है और इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है 84/85/2020 है। तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम यह एक ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है। अब क्यूआरएमपी स्कीम कौन से पर्सन ले सकते हैं, तो यह स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है और इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे, वो भी पैन बेस पर। और वही पर्सन क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकता है जिसको GSTR3B रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों, जैसे लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आपका या तो 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से कम है, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हो। आप क्यूआरएमपी स्कीम में गए तो आपका जो GSTR1 और GSTR3B होगा वह क्वार्टरली बेस पे फाइल होगा और जो आपका टैक्स का पेमेंट होगा वह मंथली बेसिस पे होगा। ओके, जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहता हूं, तो मुझे देखना होगा हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर माने 24-25 में हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम रेगुलर स्कीम में रहते हैं तो हमारी जो GSTR1 फाइल का टाइम होता है, डेट होती है 11 तारीख होती है। हम क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए तो वह डेट अब हमारी 13 तारीख हो जाएगा। और अगर हम GSTR3 भी फाइल करते हैं, नॉर्मल स्कीम में है, तो हमारा तारीख होता है GSTR3B का 20 तारीख। अगर हम क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए तो यह डेट हमारा हो जाएगा 22 या 24 तारीख। 22 या 24 तारीख का मतलब स्टेट वाइज है। ओके, इस तरीके से मान लीजिए जैसे क्वार्टरली में मैं हूं, क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, अप्रैल मई जून। अब इस क्वार्टर का मुझे GSTR1 फाइल करना है, तो अप्रैल मई जून का मैं जो GSTR1 फाइल करूंगा 13 जुलाई तक करूंगा। ओके, और इसका हमें अगर GSTR3 भी फाइल करना है तो हम 22 या 24 जुलाई तक करेंगे। और इसका पेमेंट पेमेंट तो मंथली बेसिस पे होगा, लेकिन उस क्वार्टर के पहले 2 मंथ का। जैसे क्वार्टर अप्रैल मई जून है तो हमें पेमेंट पहले 2 मंथ का करना होगा, अप्रैल और मई का, और अपना हम एस्टिमेशन बेस पे पेमेंट करेंगे। क्वार्टर के पहले 2 मंथ का पेमेंट कब होगा, 25 तारीख को। जैसे अप्रैल का हमें पेमेंट करना है तो हम 25 मई को करेंगे, मई का पेमेंट करना है 25 जून को करेंगे, पेमेंट ड्यू डेट। लेकिन जून का जो पेमेंट होगा फिर अप्रैल मई जून तीनों का जब हम 22 या 24 जुलाई को GSTR3 भी फाइल करेंगे तो वहां फाइनल होगा। यह कुछ बेसिक पॉइंट था क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। ओके, अब आइए हम मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम को क्वार्टर वाइज ले सकते हैं और इससे बाहर भी जा सकते हैं। मतलब जब हमारी मर्जी हुई जिस भी क्वार्टर में हम क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर लेंगे, और जब हमारी मर्जी होगी हम इसे बाहर भी जा देंगे। क्वार्टर वाइज इसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में फर्स्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है, हमने नॉर्मल रिटर्न फाइल किया। लेकिन जो सेकंड क्वार्टर आ गया जुलाई टू सितंबर वाला, अब इस क्वार्टर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहता हूं तो बिल्कुल ले सकता हूं। और फिर थर्ड क्वार्टर जो अक्टूबर टू दिसंबर है उसके लिए मुझे क्यूआरएमपी स्कीम नहीं चाहिए तो मैं बाहर भी जा सकता हूं। तो इसका मतलब कि आप क्वार्टर वाइज क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो और बाहर भी जा सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपने किसी क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया, ऑप्ट कर लिया क्यूआरएमपी स्कीम, फिर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि फिर आप इन्फॉर्म करो कि मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं। ऐसा नहीं, आपने एक बार क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर लिया, ले लिया, फिर नेक्स्ट मंथ आप बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में रहेंगे जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते, आप इसे बाहर नहीं होते या आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से पार हो जाता। ओके, अब जैसे मेन पॉइंट इसमें अब ये समझना है कि क्यूआरएमपी स्कीम लेने के लिए हमें कब ऑप्ट इन करना होगा। मतलब
अगर हमें क्यूआरएमपी स्कीम लेना है तो हमें जीएसटी पोर्टल पर इन्फॉर्म करना होगा। कब हम इन्फॉर्म करेंगे, वह टाइम क्या है, टाइम लिमिट क्या है कि हमें इन्फॉर्म कर देना कि अब मैं क्यूआरएमपी स्कीम में लेना हूं। जैसे जुलाई टू सितंबर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहता हूं, तो मैं कब इन्फॉर्म करूंगा पोर्टल पर? इसके लिए जो पिछला क्वार्टर है उसके दूसरे मंथ के पहले दिन से हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। कब तक इन्फॉर्म कर सकते हैं? करंट क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन तक इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं जुलाई टू सितंबर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहता हूं, तो जो जुलाई टू सितंबर है, जुलाई अगस्त सितंबर, यह हमारा करंट क्वार्टर है। इस क्वार्टर में तो हमें क्यूआरएमपी स्कीम लेना है, लेकिन इसका पिछला क्वार्टर कौन हुआ? जुलाई टू सितंबर से पिछला क्वार्टर हुआ अप्रैल मई जून। तो हम कब से इन्फॉर्म कर सकते हैं? पिछले क्वार्टर से दूसरे मंथ के पहले दिन। तो इस करंट क्वार्टर के पिछला क्वार्टर कौन हुआ? अप्रैल मई जून। और इस क्वार्टर का दूसरा मंथ कौन सा हुआ? फर्स्ट मई। तो फर्स्ट मई से लेकर करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के आखिरी डेट तक। तो करंट क्वार्टर कौन सा हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हुआ जुलाई, तो 31 जुलाई। तो हम मान लीजिए जुलाई टू सितंबर क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट मई से लेकर 31 जुलाई तक इन्फॉर्म कर सकते हैं क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। और इसी तरीके से अगर हमें ऑप्ट आउट करना हुआ, बाहर जाना हुआ, तो इसी टाइम पीरियड से हम बाहर भी जा सकते हैं। अगला पॉइंट, इसका मेन पॉइंट, क्यूआरएमपी स्कीम जीएसटी वाइज ले सकते हैं। जीएसटी वाइज मतलब अगर आपका एक पैन नंबर है और एक पैन नंबर पर आपके पास कई जीएसटी नंबर है, अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर है, तो आप चाहो तो किसी स्टेट में, जिस स्टेट में चाहो आप क्यूआरएमपी स्कीम में रह सकते हो, दूसरे स्टेट में चाहो आप नॉर्मल स्कीम में रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक स्टेट में क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए तो सभी स्टेट में क्यूआर, ऐसा नहीं। मतलब जीएसटी वाइज आप इस स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हो कि स्टेट वाइज, सॉरी, किसी भी स्टेट में है जीएसटी वाइज, पैन नंबर एक है, आप जीएसटी वाइज क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो। और जिस भी क्वार्टर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया, आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो और उसी क्वार्टर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया, तो वह क्वार्टर क्यूआरएमपी स्कीम के लिए आखिरी क्वार्टर होगा। जैसे मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, लेकिन 20 अगस्त को ही मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से पार हो जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर में क्वार्टरली स्कीम हो, लेकिन 20 अगस्त को ही मेरा टर्नओवर 5 करोड़ पार हो जाता है। तो जो ये पूरा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, या पूरा क्वार्टर मुझे क्यूआरएमपी के लिए मिलेगा। लेकिन और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा फिर हम रेगुलर में आ जाएंगे। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अगला मेन पॉइंट इसका आ जाता है क्यूआरएमपी स्कीम का जीएसटी R1 एंड आईएफएफ फाइलिंग। अब मान लीजिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं जुलाई अगस्त सितंबर। अब मैंने जुलाई में भी आउटवार्ड सप्लाई किया, B2B B2C, अगस्त में B2B B2C किया, सितंबर में किया। लेकिन हमें तीनों महीने का जो जीएसटी R1 फाइल करना है, कब करना है? 1 से लेकर 13 अक्टूबर तक। ओके, लेकिन हमें एक ऑप्शन दिया गया है आईएफएफ का। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है आईएफएफ का, क्योंकि मैं जो सप्लाई किया हूं जुलाई में, अगस्त में, तो अगर मैं जीएसटी R1 तो इकट्ठा फाइल करूंगा 3 महीने का, लेकिन मैंने जिसको सप्लाई किया, जो मेरे बायर्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनको आईटीसी मिल जाए, तो इसके लिए मैं मंथली आईएफएफ फाइल करूंगा। ओके, आईएफएफ फाइल करूंगा तो उनको आईटीसी मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए आईएफएफ फाइल करने की फैसिलिटी दी गई है। मतलब जैसे जुलाई का है तो जुलाई का आईएफएफ हम 1 से लेकर 13 अगस्त तक फाइल कर देंगे। ओके, और अगस्त का अगर आपको आईएफएफ फाइल करना है तो 1 से लेकर 13 सितंबर तक करेंगे। और इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का जीएसटी R1 हम 1 से लेकर 13 अक्टूबर तक करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो आप आईएफएफ फाइल करोगे इसमें जीएसटी R1 में सिर्फ
जीएसटी R1 में तो आप B2B, B2C सभी सेल्स को दिखाओगे, लेकिन जो आप IFF फाइल करोगे उसमें सिर्फ आप B2B इनवॉइस ही दिखाओगे। ओके, B2C इनवॉइस आप जीएसटी IFF में नहीं मेंशन करोगे, सिर्फ B2B इनवॉइसेस। और एक बार आपने जो जो इनवॉइसेस B2B की IFF में शो कर दिया है, फिर जब आप जीएसटी R1 फाइल करोगे तो दोबारा जीएसटी R1 में उस इनवॉइस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो IFF इनवॉइस मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या ऑप्शनल है। और इसमें एक चीज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो भी IFF में आप इनवॉइस दिखाओगे B2B की, उसकी सप्लाई वैल्यू 50 लाख तक, सिर्फ 50 लाख तक की सप्लाई वैल्यू का आप इनवॉइस IFF में दिखा सकते हो। ओके, अब अगला मेन पॉइंट आता है पेमेंट का। पेमेंट किस तरीके से होगा QRMP स्कीम में? जैसे अब हमें टैक्स पेमेंट करना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर है, इसमें मैं QRMP स्कीम में हूं। ओके, अब जुलाई का जो हमें पेमेंट करना है, जुलाई का पेमेंट हम कब करेंगे? 25 अगस्त तक। ओके, और अगस्त का पेमेंट हम कब करेंगे? 25 सितंबर। पेमेंट करने के लिए क्वार्टर के इन्हीं फर्स्ट 2 मंथ का हमें पेमेंट करना है, जिसके लिए 25 अगस्त और 25 सितंबर है। अब फाइनल जब पेमेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों का महीने का, तो फिर 22 या 24 अक्टूबर, जिसमें हम GSTR 3 भी फाइल करते हैं। ओके, अब जो हम फाइल करेंगे यहाँ, एक जो GST R1 फाइल करेंगे, जब GST R1 फाइल करेंगे तो वहां पर जो इनवॉइस आपने IFF में नहीं दिखाई है, जैसे B2C इनवॉइस नहीं दिखाई है या B2B की भी कुछ इनवॉइस शो करना रहेगा, तो सारी की सारी इनवॉइस आपको फिर GST R1 में दिखाना होगा। ओके, हम अब पेमेंट पे बात कर रहे हैं। हमने यह देख लिया कि क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ का पेमेंट हम 25 तारीख को करेंगे। जैसे जुलाई का पेमेंट देख लिया कब करेंगे, अगस्त का पेमेंट 25 सितंबर को करेंगे। ओके, लेकिन पेमेंट करने की कंडीशन क्या है, हम किस बेस पर पेमेंट करेंगे? तो इसमें पेमेंट मेथड दिया हुआ है, और पहला मेथड क्या है? फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर में हूं और मुझे जुलाई मंथ का पेमेंट करना है 25 अगस्त को, और अगस्त मंथ का पेमेंट करना है 25 सितंबर को। तो किस बेसिस, इसमें बताया गया कि इस क्वार्टर का आप पिछला क्वार्टर देखिए, तो जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर का पिछला क्वार्टर क्या हुआ? अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल, मई, जून का हम देखेंगे। अब यह देखना कि मैं पिछले क्वार्टर में क्या QRMP स्कीम में था या मंथली रिटर्न फाइल करता था। तो पता चला कि मैं इससे पहले अप्रैल, मई, जून में मंथली था। तो मंथली था तो लास्ट में मैंने जून महीने का पेमेंट किया होगा। जून महीने का पेमेंट कब किया होगा? 20 जुलाई को GST-3 जब फाइल किया। तो यह देखना होगा कि जून मंथ में जो हमने नेट टैक्स पेमेंट किया है, मतलब नेट टैक्स मतलब कि जो आपकी आउटवार्ड सप्लाई थी, इनवार्ड सप्लाई थी, उसको एडजस्ट करने के बाद जो नेट लायबिलिटी आपकी बनती थी, जिसको आपने कैश लेजर से पेमेंट किया होगा, वह पेमेंट उसका 100% आपको पेमेंट कर देना है। उतना ही है। अगर आप मंथली में थे तो जैसे 25 अगस्त को पेमेंट करना है तो वही पेमेंट मैं कर दूंगा 25 अगस्त को, और अगस्त का पेमेंट 25 सितंबर को करना है तो वही पेमेंट मैं कर दूंगा 25 सितंबर को। ओके, अगर मान लीजिए मैं पिछले क्वार्टर में क्वार्टरली में QRMP स्कीम में था, तो हमें देखना होगा कि हमने सेम वही चीज लास्ट क्वार्टर का हमने कितना पेमेंट किया था। तो अप्रैल, मई, जून में जब मैं क्वार्टरली में था तो मैं जुलाई 22 या 24 जुलाई को पेमेंट किया होगा। तो मैंने कितना पेमेंट किया था, सेम वही चीज देखना है कि हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी जिसको हमने कैश लेजर से पेमेंट किया। जो अमाउंट हमने कैश लेजर से पेमेंट किया उसका 35% हमें पेमेंट कर देना है, जो 25 तारीख को हमारा ड्यू है। जैसे जुलाई का 25 अगस्त, अगस्त का 25 सितंबर। अगर मैं QRMP स्कीम में था, इस चीज को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए जून मंथ में मैं इससे जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर है, इससे पहले वाले मंथ में मैं किस में था? रेगुलर स्कीम में था, मतलब QRMP में नहीं था, मंथली में था। तो जून का पेमेंट हमने 20 जुलाई को किया, GSTR-3 भी फाइल किया, तो जो मेरी नेट लायबिलिटी मान लीजिए थी 10,000, और 10,000 मैंने कैश लेजर से पेमेंट किया। तो इसी 10,000 का 100% मतलब यही 10,000 हमें 25 अगस्त को भी पेमेंट कर देना है, और यही 10,000 25 सितंबर को भी पेमेंट कर देना है। ओके, अब मान लीजिए अगर मैं क्वार्टरली में QRMP में था,
तो लास्ट क्वार्टर का तो पेमेंट हमने कब किया होगा, 22 या 24 जुलाई को, जो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी थी। मान लीजिए 5000, मैंने 5000 कैश लेजर से पेमेंट किया था, तो इस 5000 का 35% कितना मतलब 1750। तो ये 1750 हमारा जुलाई के लिए अगस्त में पेमेंट करूंगा 25 अगस्त को, और अगस्त के लिए 25 सितंबर को ये पेमेंट कर दूंगा। और बाकी फाइनल पेमेंट हम फिर जुलाई अगस्त सितंबर का 22 या 24 अक्टूबर को करेंगे जीएसटी R3B में। इस तरीके से हम पेमेंट करते हैं। ओके, और इसमें एक पॉइंट और है। मान लीजिए कि आप, अगर हम देखा कि हमारा पिछले लायबिलिटी हमने कैश से पेमेंट किया है, तो उसका 100% या 35%, अब पिछली लायबिलिटी हमारी नील है, पिछली लायबिलिटी हमारी नील है, हमने कोई कैश लेजर से पेमेंट ही नहीं किया है, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं, पेमेंट नहीं करना होगा। और मान लीजिए ऐसा भी लग रहा है कि हमारे जुलाई मंथ में हमारे पास जो भी आउटवार्ड सप्लाई हुई है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, इतना बैलेंस पड़ा हुआ है कि अगर जुलाई का पेमेंट हम नहीं करते हैं तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो भी जुलाई का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आपको यह भी नहीं देखना 35% या 100%। अब मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है और जुलाई में आपकी सेल ही नील है, तब भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में इतना बैलेंस है कि जुलाई और अगस्त का पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं, उससे एडजस्ट हो जाएगा, तो भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर वहां 100% या 35% भी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। और इसमें सेल्फ असेसमेंट मेथड भी है। इसमें क्या होगा, आपको एक्चुअल बेसिस पर अपना असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपकी आउटपुट इतनी है और आपका इनपुट सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको लगता है कि आपका जुलाई मंथ में इतना टैक्स बनता है, आप एक्चुअल बेसिस पे करो। आप 100% या 35% नहीं पेमेंट कर रहे हो, फिक्स पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअल बेसिस भी कर सकते हो। फिर लेकिन एक्चुअल बेसिस पे आप अगर पेमेंट करोगे और आपका पेमेंट अगर शॉर्ट हुआ तो उस पर इंटरेस्ट भी लग जाता है। तो अगर एक्चुअल बेसिस पे सेल्फ असेसमेंट करके हमें QRMP स्कीम में पेमेंट करना है, तो फिर QRMP स्कीम लेने का मतलब ही नहीं है। फिर तो अगर हमें पूरा असेसमेंट करना है, एक्चुअल बेस पे पेमेंट करना है, तो पूरी मेहनत हम जब कर रहे हैं, तो फिर हम GST R1 और GST R3 मंथली क्यों ना फाइल करें। तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस का कोई मतलब नहीं है QRMP स्कीम के लिए। दोस्तों, इस तरीके से QRMP स्कीम है, जो कि जितने भी इसके टेक्निकल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो सब पॉइंट हमने विद एग्जांपल डिस्कस किया। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।